गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे जिसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों में महामानव, महान समाज सुधारक, दार्शनिक, राजनेता, विधिवेत्ता, आधुनिक युग का मनु इत्यादि रूपों में पहचाना जाता है। उनके नाम से अनेक संस्थान, अध्ययन पीठ, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि खोले जा चुके हैं और उनके महान कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्हें भारत एवं हिंदू समाज का लिंकन, मार्टिन लूथर, नेपोलियन आदि माना गया है। उनकी बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा एवं ज्ञान को देखकर उन्हें बोधिसत्व की उपाधि से विभूषित किया गया है। अगर हम लोग बात करें कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के जीवनी की बात करें कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ, उनके जीवन में ऐसे कौन से मोड़ थे जिसकी वजह से वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिन्होंने अस्पृश्यों के लिए महान कार्य किए। इसके साथ ही साथ स्त्रियों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, संविधान निर्माता कहा जाता है। यदि चर्चा की जाए कि इनके प्रभाव स्रोत कौन कौन से थे, किनसे ये प्रभावित थे, तो डॉक्टर अंबेडकर के 3 आदर्श पुरुष थे, गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। वे एक भिन्न प्रकार से रामायण एवं महाभारत से प्रभावित हुए। महात्मा फुले ने उन्हें ब्राह्मणवाद के विरोध, अछूतों को संगठित करने, अत्याचार से लोहा लेने एवं शिक्षा की ओर प्रेरित किया। गौतम बुद्ध से उन्होंने करुणा, आध्यात्मिकता एवं अस्पृश्यता का विरोध लिया। वे पाश्चात्य संस्कृति, विशेषतः जॉन डुगवी, बुकर टी वॉशिंगटन से इत्यादि बहुत प्रभावित थे। उनकी वेशभूषा, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विवेक, नैतिकता एवं उदारवाद की गहरी छाप थी। अगर हम बात करें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है उनकी क्या क्या रचना थी, तो डॉक्टर अम्बेडकर उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने कई समाचार पत्रों का प्रकाशन संपादन किया और उनके द्वारा लिखित जो प्रमुख ग्रंथ और लेख हैं वो आपके स्क्रीन पे इस प्रकार हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन में क्या क्या हुआ, किस तरीके से उनका जीवन व्यतीत हुआ, क्या उनके जीवन में ऐसी मोड़ आई कि वो एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता और इसके साथ ही साथ वो स्त्रियों, दलितों के एक पथ प्रदर्शक के रूप में हुए। तो हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म था वो 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में था। उनके पिताजी जो थे वो 1904 में रोजगार की तलाश में बम्बई आए। तो भीमराव अम्बेडकर जो है एलिफिंस्टन हाई स्कूल बम्बई में प्रवेश दिलवाया, जहाँ पर उन्होंने 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। भीमराव पिछड़ी जाति महार से मैट्रिक पास करने वाले प्रथम बालक थे। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक कृष्णराव अर्जुन वेलुस्कर एवं सत्य शोधक आंदोलन के एक अग्रणी नेता S.K. बोल ने एक बैठक में अम्बेडकर को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने अम्बेडकर की बड़ौदा के महाराज से भेंट कराई। बड़ौदा के महाराज ने अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित होकर उच्च शिक्षा के लिए उन्हें 25 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति देने का विचार किया। अम्बेडकर 1912 में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। फरवरी 1913 में पिता के देहांत के बाद भीमराव अम्बेडकर बड़ौदा राज्य की सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नौकरी करना प्रारंभ किए। उच्च शिक्षा के लिए महाराज की ओर से गायकवाड़ छात्रवृत्ति मिलनी प्रारंभ हुई, किंतु इसके एवज में शिक्षा पूर्ण कर लेने के बाद बड़ौदा राज्य की 10 वर्ष की सेवा करना आवश्यक था। इस प्रकार अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए 1913 में न्यूयॉर्क में पहुंचे और जून 1915 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एमए में एंशिएंट इंडियन कॉमर्स विषय पर शोध प्रबंध लिखा। सन 1916 में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया एंड हिस्टोरिक एंड एनालिटिक स्टडी नामक शीर्षक से अपनी PhD उपाधि प्राप्त की और इसके बाद द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के नाम से भी पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। जून 1916 में अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी को छोड़कर लंदन आ गए और कानून के अध्ययन के लिए द ग्रेट इन में तथा अर्थशास्त्र में अध्ययन के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में
एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। अभी उन्होंने प्रवेश लिया ही था कि उनके सम्मुख एक समस्या आ खड़ी हुई, जब बड़ौदा के दीवान ने उन्हें पत्र लिखकर उनकी छात्रवृत्ति अवधि समाप्त हो जाने की सूचना दी। फलस्वरूप वे पढ़ाई अधूरी छोड़कर 1917 में भारत आ गए। जनवरी 1920 में कोल्हापुर के महाराजा ने वित्तीय सहायता से अंबेडकर ने मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसमें अस्पृश्यों की समस्याओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। आगे पढ़ने के लिए इच्छुक अंबेडकर ने मार्च 1920 में इस कॉलेज से त्यागपत्र दे दिया और अपने मित्र एवं कोल्हापुर महाराजा शाहू के वित्तीय सहयोग से विधि और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने लंदन चले गए। जून 1921 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि के लिए प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया शीर्षक से शोध प्रबंध प्रस्तुत किया और उपाधि प्राप्त की। 1922-23 में वे अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए बोन यूनिवर्सिटी जर्मनी में भी गए। 10 मार्च 1923 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी शीर्षक से एक अन्य शोध प्रबंध प्रस्तुत किया और अर्थशास्त्र में DSc की उपाधि प्राप्त की। दलित वर्ग की समस्याओं के लिए भी उन्होंने लोगों को संगठित करने और समस्याओं के निराकरण के लिए संघर्ष करने के उद्देश्य से 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की और अप्रैल 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। छुआछूत के बारे में अगर हम बात करें कि ये अस्पृश्यों के लिए क्या करते, अस्पृश्यता की जड़ वर्ण व्यवस्था पर ऐतिहासिक, नैतिक, शास्त्रीय एवं तार्किक प्रहार किया। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था पूर्णतः अवैज्ञानिक, अन्यायपूर्ण, अव्यवहारिक व अमानवीय शोषणकारी सामाजिक योजना है। उनका ये कथन था कि मेरे दुख, दर्द और मेहनत को तुम नहीं जानते, जब सुनोगे तो रो पड़ोगे। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो कि समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण की स्वाभाविक योजना से संबंधित है, जिसका कोई भी औचित्य नहीं है। कास्ट के बारे में उन्होंने ये कहा कि वैदिक काल में जब केवल 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे और शूद्र था ही नहीं। तथाकथित समाज का जो सावयवी रूप चित्रण प्रस्तुत करते हुए ब्रह्मा के पांव से शूद्रों की उत्पत्ति बताना सर्वथा एक भ्रम है। वैदिक काल में ब्राह्मण एवं क्षत्रियों में प्राय संघर्ष चलता रहा है और जिन क्षत्रियों राजाओं ने ब्राह्मणों से समझौता नहीं किया, वे उन पर अत्याचार करते रहे और उन्हें शूद्र घोषित कर दिया। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि शूद्र मूलतः क्षत्रियों की ही एक शाखा है। आगे चलकर मनु, याज्ञवल्क्य इत्यादि स्मृतिकारों ने अपने ग्रंथों में स्थायी रूप से शूद्रों को हीन स्थिति में डाल दिया और उनको लगभग सभी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया। इस प्रकार से शूद्रों की इन हीन स्थिति का जो मुख्य कारण था वह समाज का एक पिछड़ापन था, जो पिछड़ी मानसिकता ही थी। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, उन्होंने उच्च न्यायालय में बॉम्बे हाई कोर्ट में विधि का अभ्यास करने किए और अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास किया। इस संदर्भ में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की और उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। इस व्यवस्था को उन्होंने ये कहा कि ये जो व्यवस्था है ये प्लेटो के सामाजिक व्यवस्था के बहुत अधिक निकट है। जैसे भारतीय समाज की जो 4 वर्ण की व्यवस्था है वो प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था के निकट है। इसके साथ ही साथ उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और कहा कि भारत में अपनी पुरानी जड़ों को मजबूती बनाए रखा है इस जाति व्यवस्था ने। उनका ये मानना था कि इस प्रकार की जो जाति व्यवस्था है वह एक तरीके से थोपी गई है और इस संदर्भ में उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया और ये बताने का प्रयास किया कि अस्पृश्यता के बने रहने के पीछे कोई भी तार्किक, सामाजिक एवं व्यावसायिक आधार नहीं है। और उनका ये दृष्टिकोण था कि यदि हिंदू समाज का उत्थान करना है तो अस्पृश्यता का जड़ से निराकरण आवश्यक है। अंबेडकर ने छुआछूत को जाति से अलग माना और छुआछूत पर भी जाति की तरह ही एक श्रेणी असमानता के उसी सिद्धांत की छाप है और अस्पृश्यतों तथा दलितों के उद्धार के लिए अंबेडकर ने महत्वपूर्ण सुझावों को
दिया। जैसे उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की मान्यताओं में परिवर्तन पर बल दिया जाए, अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया, दलितों की शिक्षा, संघर्ष और संगठन पर बल दिया, हीन भावनाओं के परित्याग का आग्रह किया, व्यवस्थापिका में दलित वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का समर्थन किया और इसके साथ ही उनका ये मांग था कि सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग हो, कार्यपालिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, धर्म परिवर्तन का उन्होंने समर्थन किया और सबसे बढ़कर नारी गरिमा का उन्होंने समर्थन किया। अंबेडकर और गांधी जी दोनों के ही योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोनों ही ऐसे महान व्यक्तित्व हैं कि इनका जो व्यक्तित्व है, इनकी जो गरिमा है, इनका जो व्यक्तित्व का जो प्रभाव है, वो जब तक भारत वर्ष रहेगा तब तक इन दोनों के योगदानों को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन गांधी जी और अंबेडकर में कुछ विचारों का मतभेद भी था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्रिटिश सरकार द्वारा 1930 से 1933 के मध्य आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए। इन सम्मेलनों में उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के आधार पर विधानमंडलों में दलितों के स्थान के विशेष प्रावधान की मांग की। अंबेडकर के इस विचार का महात्मा गांधी ने विरोध किया क्योंकि उन्हें इससे हिंदू समाज के विभाजन और दलित वर्ग के दूरगामी हानि का भय था। अंबेडकर जो थे, उनका ये कहना था कि मुझे कांग्रेसी लोग देशद्रोही कहते हैं क्योंकि मैंने गांधी का विरोध किया। मैं इस आरोप से कतई विचलित नहीं हूँ। यह निराधार, झूठा और विद्वेषपूर्ण है। यह दुनिया भर के लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि स्वयं गांधी जी ने आपकी दास्ता की जंजीरों को तोड़ने के लिए तगड़ा विरोध किया। मुझे विश्वास है कि हिंदुओं की भावी पीढ़ियां जब गोलमेज सम्मेलन के इतिहास का अध्ययन करेंगी तो मेरी सेवाओं की प्रशंसा करेंगी। अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड के तहत अस्पृश्य वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के प्रावधान को स्वीकार किया। अस्पृश्य वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान स्वीकार कर लिया। इससे भावी दुष्परिणामों की संभावना से दुखी होकर गांधी जी ने इस पंचायत के विरुद्ध आमरण अनशन प्रारंभ किया। अंत में अंबेडकर ने गांधी जी के आग्रह को स्वीकार किया और सितंबर 1932 में यरवदा जेल, जहां पर गांधी जी कैद थे, दोनों के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसे कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। इस दल में 1937 के निर्वाचन में अच्छी सफलता प्राप्त की। 1938 में कांग्रेस एक विधेयक के माध्यम से अस्पृश्यों के नाम परिवर्तित करना चाहती थी, तो अंबेडकर ने ये कहते हुए विरोध किया कि नाम परिवर्तन कर देने से मात्र अस्पृश्यतों की स्थिति में नहीं बदलेगी। जुलाई 1942 में अंबेडकर को भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। 1942 में उन्होंने अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की। 1945 में उन्होंने दलित लोगों में शिक्षा के प्रसार के लिए पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उन्हें 1946 में संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यही उन्हें भारतीय संविधान को आधुनिकता, प्रगति एवं लोकतंत्र के सांचे में ढालने का अवसर प्राप्त हुआ। संविधान के प्रारूप के तीसरे वाचन के समय डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा, संविधान सभा में मैं क्यों आया? केवल दलित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए। इससे अधिक और मेरी कोई आकांक्षा नहीं थी। यहाँ आने पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसकी मुझे कोई कल्पना तक नहीं थी। संविधान सभा में जब मुझे प्रारूप समिति में नियुक्त किया गया तब मुझे आश्चर्य ही हुआ, परंतु जब प्रारूप समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना तो मुझे आश्चर्य का धक्का सा लगा। संविधान सभा और प्रारूप समिति ने मुझ पर इतना विश्वास करके ही मुझसे ये काम संपन्न कराया है, उसके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। इसके आगे उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि भारत में पहली बार अपनी स्वतंत्रता ही नहीं मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि भारत ने पहली बार अपनी स्वतंत्रता केवल नहीं खोई बल्कि अपने ही लोगों में के विश्वासघात और बदमाशी से खोई है। देश एक समय स्वतंत्र था, परंतु जो देश एक बार अपनी स्वतंत्रता
खो बैठा दूसरी बार भी खो सकता है, क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा? इस चिंता से मेरा मन जो है वो चिंताग्रस्त है। इसके आगे उन्होंने सितंबर 1951 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में कुछ सदस्यों और कांग्रेस जनों से हिंदू कोड बिल के कुछ प्रावधानों पर मतभेद होने पर अंबेडकर ने विधि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 में उन्होंने बम्बई संसदीय क्षेत्र से अनुसूचित जाति फेडरेशन के बैनर तले चुनाव लड़ा, परंतु वे कांग्रेस के NS काजरोलकर से पराजित हो गए। 1952 में ही वे बम्बई विधानसभा द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अंत में 6 सितंबर 1956 को सामाजिक न्याय के प्रति संघर्ष करने वाले, दलितों में चेतना जागृत करने वाले इस महान योद्धा का देहांत हो गया। भारतीय संविधान निर्माण में उनके अविस्मरणीय योगदान के कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पी कहा जाता है। कुछ लोगों उन्हें आधुनिक मनु कहकर भी संबोधित किया। इस तरीके से अगर हम देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है वो बिल्कुल भी एक ऐसा योगदान है जिसको कभी भी हम भूल नहीं सकते हैं, और उनका ही जो योगदान था कि इन्होंने दलितों और महिलाओं के प्रगति के लिए उस समय लड़ा और उन्हें आगे बढ़ाया और उनके लिए एक बेहतर मार्ग प्रशस्त किया। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, प्रेस जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आप जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू।